ग्लोबल इकोनॉमी के क्या हाल हैं और आने वाले एक दो साल में इमीडिएट फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बात करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक आज ही की न्यूज़ से, जो कहती है कि इंडिया में रेमिटेंसेस आना इस साल कम हुए हैं। रेमिटेंस बेसिकली होता है वो पैसा जो विदेश में रह रहे इंडियंस अपने घर भेजते हैं। अब सबसे ज्यादा ये पैसा आता है यूएई, सऊदी अरेबिया और यूएसए से। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। FY 21 में ये जीडीपी का 2.75% था। तो फिलहाल यूएसए में चल रहे टेक सेक्टर के लेऑफ्स की वजह से ये पैसा आना कम हुआ है, ऐसा इस न्यूज आइटम का कहना है। और इस न्यूज आइटम से ये पता चलता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा और भी ऐसे एवेन्यूज हैं, ऐसे तरीके हैं जिससे ग्लोबल इकोनॉमी की इंटर रिलेशनशिप को समझा जा सकता है। मतलब हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कुछ भी बात नहीं की, हम सिर्फ रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं और उससे हमें समझ में आ रहा है कि यूएसए में ले ऑफ्स हो रहे हैं, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, जिसकी वजह से रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं। एंड इवेंचुअली रेमिटेंस हमारे जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा है वो मैंने आपको बताया। तो यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है और वहां अगर कंजम्पशन कम होगा तो जो भी कंट्रीज प्रोडक्शन करती हैं उनके लिए ये नुकसान वाली बात है। तो दुनिया की इकोनॉमी की खबर रखना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ यूएसए की इकोनॉमी की खबर रखना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली न्यूज में था कि कंटिन्यूअसली रेट हाइक करने के बाद फर्स्ट टाइम यूएसए के फेडरल रिजर्व बैंक ने, जिसे फेड भी कहते हैं, उन्होंने रेट हाइक को पॉज किया। क्योंकि अब इन्फ्लेशन शायद एक काबू में आता दिख रहा है। थोड़ा सा लोडेड स्टेटमेंट है, लेकिन इसके बारे में अभिषेक हमें और बताएंगे। लेकिन आने वाले टाइम में यूएसए और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए क्या ये टाइम आने वाला अच्छा होने वाला है? एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी है, उसे भी हम कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले अभिषेक थोड़ा रेट पॉज के बारे में बताएंगे, ये जो हाइक थी रेट की, इसके पॉज के बारे में। और इसी से रिलेटेड एक हॉकिश और डोविश स्टैंस क्या होता है किसी भी फेड फेड का या आरबीआई का, उसे उसका उसकी क्या डेफिनेशन है, और ये जो रेट हाइक है इसका इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है। सो अभिषेक, ओवर टू यू। शोएब ने सब इंट्रोडक्शन में कहा कि आज हम बात करने वाले यूएस इकोनॉमी की और एक वर्ल्ड इकोनॉमी के ओवरव्यू की। क्या ओवरव्यू है? आप अगर आप न्यूज़पेपर में देखा हो या कहीं न्यूज़ में देखा हो, आपने सुना होगा कि यूएसए में भी एक ये बात चल रही है कि वहाँ पे रेट बढ़ाया जाए, कम किया जाए। कुछ टाइम पहले कई न्यूज़ चैनल्स पे या न्यूज़पेपर पे ये न्यूज़ थी कि अमेरिका में रिसेशन आने वाला है। तो ये क्या हो रहा है? पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी करे तो की बात करें तो एक डिलेमा की सिचुएशन है कि हम रेट, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, वो बढ़ाए या कम करें। इंडिया में भी चल रहा है कि आरबीआई के भी रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें आरबीआई ने कोई चेंज नहीं किया था रेट में। बट यहाँ पे भी ये कंफ्यूजन है कि रेट बढ़ाए या कम करें। अब ये जो सिचुएशन आई है ये हो गई है कि अगर हम रेट इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, बट आपको ग्रोथ भी बढ़ेगी। हमने पूरी दुनिया भर की जीडीपी में देखा है, अमेरिका के जीडीपी में देखा है कि ग्रोथ स्लो डाउन आ गया है। यानी जिस पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद जिस तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ थी उस तरह की ग्रोथ नहीं हो रही है, एक ग्रोथ में स्लो डाउन आ गया है। खासतौर पे जो पिछले एक साल में जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ है, पूरी वर्ल्ड में रॉ मटेरियल की प्राइस काफी बढ़ी है, कई इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन देखा गया है। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगभग सभी देशों की जो सेंट्रल बैंक थी, जैसे हमारे आरबीआई है, यूएसएम फेड है, उन्होंने रेट इंक्रीज किए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। बट इसका एक साइड इफेक्ट, इसका एक दूसरी तरह ये इफेक्ट ये हुआ कि वहाँ पे सब जगह ग्रोथ में स्लो डाउन हो गया। यानी जिस तरह से जीडीपी बढ़ना चाहिए थी वो नहीं बढ़ पा रही है। वो क्यों हुआ? कि अगर हम रेट बढ़ाते हैं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए तो ग्रोथ क्यों कम होती है? ग्रोथ इसलिए कम हो जाती है क्योंकि अगर आपके रेट, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है आपकी कंट्री में, तो आपको कुछ भी नया काम करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पैसा चाहिए तो आपको वो ज़्यादा ब्याज दरों पे मिलेगा। तो इससे इकोनॉमी में एक डिमांड कम होती है, स्लो डाउन आ जाता है। आप हो सकता है कि अभी आज की तारीख में आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो आप हो सकता है कि मकान आज खरीदने वाले हो, आप उस समय के लिए ना खरीदे हो।
या आप सोचेंगे कि जब थोड़े से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तब मैं नया मकान खरीदूंगा, या तब मैं नई गाड़ी खरीदूंगा, या मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मुझे अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए कुछ लोन चाहिए, तो मैं हो सकता है आज लोन ना लूँ क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। मैं सोचूं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए तब मैं लोन लूंगा, अभी नहीं लेता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट को होल्ड पे रख देता हूँ। तो इस वजह से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहते हैं तो ग्रोथ पे उसका असर पड़ता है, और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है कि अगर आपके अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है आपके आपकी कंट्री में, तो होगा क्या, अगर सस्ते दरों पे आपको लोन मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा बैंकों से, तो आप क्या करेंगे कि आप वो सस्ते दरों पैसा लेंगे, उसको पैसे को मार्केट में खर्च करेंगे। आप नए मकान खरीदेंगे, नई गाड़ियां खरीदेंगे, पर्सनल लोन ले सकते हैं जिससे आप कई तरह की चीजें खरीदेंगे। तो उससे होगा कि अब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्राइस, चीजों की प्राइस और बढ़ेगी। बट इसका ये भी फायदा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो कोई अगर अगर कोई बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस के लिए लोन लेना है, तो हो सकता है वो लोन ले चुकी कम दामों पे, उसको लोन मिल रहा है, वो लोन लेके अपने बिजनेस का एक्सपांशन करे, वो पैसा कहीं नई कुछ प्रोडक्ट की चीज बनाने में इन्वेस्ट करे। तो एक ये पूरा डिलेमा चल रहा है कि आपको ग्रोथ पे ध्यान देना है या इन्फ्लेशन पे ध्यान देना है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अभी पिछले 2 सालों में अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रेट हाइक हुए हैं, लगभग 5% के करीब रेट हाइक हुए हैं। इसका इफेक्ट ये हुआ है कि वहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, और दूसरा जिस तेजी से वहाँ की फेड ने रेट बढ़ा है, 5% रेट बढ़े हैं पिछले कुछ महीनों में, कुछ पिछले 1 1.5 साल में, तो उससे ये हुआ है कि जो कई छोटी बैंकें थी उन पे भी असर हुआ है। आपने 2 3 महीने पहले न्यूज में आपने देखा होगा कि कई अमेरिकी बैंक डूब गई, कई अमेरिकी बैंक बंद हो गई, वो दिवाली बैंक का उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। वो इसलिए हुआ था क्योंकि सडनली जिस तेजी से वहां पे रेट बढ़े थे, तो बैंकों को भी काम करने में मुश्किल आ रही थी क्योंकि उनको खुद को पैसा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा था, और वही पैसा और उनको आगे वो लैंड करना था। तो इससे बैंकों की एक सेहत पे भी वहाँ पे असर पड़ा, जो छोटी बैंकें थी। कई बैंकें वहाँ पे डूबी है, कई बैंकों को वहाँ की बड़ी बैंकों ने बचाया है, वहाँ की सरकार ने बचाया है, वहाँ के फेड ने बचाया है। तो ये पूरा एक डिलीमा चल रहा है। इसमें दो एक टर्म यूज यूज की जाती है, हॉकिश अप्रोच और एक डर्विश अप्रोच। अब ये क्या होता है, जो हॉकिश अप्रोच होता है वो ये बोलता है कि आप रेट बढ़ाइए, यानी जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज दर है आपकी इकोनॉमी में, इसको बढ़ाइए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और एक डविश अप्रोच होता है जो कि बोलता है कि आपको रेट कट करना चाहिए ताकि आपकी ग्रोथ बढ़े। तो यही पूरी आप देखिए पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में हर एक इकोनॉमी की यही एक कंडीशन है कि वो क्या अप्रोच है, क्या वो रेट हाइक करे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, चाहे वो या वो रेट कम कर सके ताकि ग्रोथ को बढ़ा सके। यही कंफ्यूजन चल रहा है इंडिया में भी। अभी जो रिसेंट हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, आरबीआई ने जो जून महीने की मॉनेटरी पॉलिसी में रेट पॉज किए, यानी उन्होंने रेट बढ़ाया ही नहीं है। इसको भी हॉकिश अप्रोच माना जा रहा है कि क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी, ये समझा जा रहा है जिस तरह की सिचुएशन है इंडिया का, अगर अगर अपनी ग्रोथ बढ़ाना है तो रेट कम करना चाहिए। पर आरबीआई ने इन्फ्लेशन को देखा कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है हमारा, हर हर रिजर्व बैंक एक टारगेट लेकर, सेंट्रल बैंक एक टारगेट लेके चलती है कि इन्फ्लेशन इतने परसेंट से नीचे होना चाहिए। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में आरबीआई का टारगेट है कि हमें इन्फ्लेशन को 4% से नीचे रखना चाहिए। अभी 4% से वो थोड़ा ऊपर है, कुछ टाइम पे काफी ऊपर था, 6% 7% इन्फ्लेशन चला था, अब थोड़ा सा नीचे आया है। बट अभी भी आरबीआई को लगता है कि अगर हमने अभी अगर रेट कम किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए, तो ये इन्फ्लेशन वापस बढ़ सकता है, जो धीरे धीरे 4% के करीब आ रहा है वो वापस बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इसलिए आरबीआई ने रेट पॉज किया है। उसी तरह से यूएट फेड की जो भी पॉलिसी आई है, इसी वीक जो पॉलिसी आई है, उसमें भी उन्होंने रेट जो कंटिन्यूस हाइक करते आए, जिस पर पॉज किया है, इस बार उन्होंने रोका है ये देखने के लिए कि ये रोकते हैं हम, अभी हम रेट कट नहीं करेंगे, हम रेट बढ़ा रहे थे अभी ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सके, अभी हम रेट कट नहीं कर रहे, हम पॉज कर रहे हैं ताकि हम देखें कि इन्फ्लेशन और हमारे जो लिमिट है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई ने 4% का एक बेंचमार्क सेट रखा है कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो 4% से नीचे होना चाहिए। वैसे यूएस ने जो फेड में वहाँ पे 2% का किया हुआ है, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 2% से नीचे होना चाहिए। तो उन्होंने अभी पॉज किया है कि जो रेट कंटिन्यूस पिछले 1.5 2 साल से वो हाइक कर रहे थे, जैसे बताया 5% के उन्होंने पिछले कुछ 1 1.5 साल में रेट हाइक किया है, उसको पॉज किया है। और उम्मीद की जा रही है कि वो इस
इस साल में जो ये जो कैलेंडर ईयर बचा हुआ है उसमें या एक बार रेट हाइक हो, या हो सकता है कि भी एक दो पॉलिसी में वो यही अप्रोच अपना है कि वो रेट ना बढ़ाते हुए ना कम करते हुए जो अभी के रेट है वही रखे। यहाँ अभिषेक, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ हॉकिश और डविश स्टैंड पे ही। होता क्या है कि अपीयर ऐसा होता है कि हम रेट कट कर रहे हैं, यानी इसका एकदम से कुछ इफेक्ट आ जाएगा इकोनॉमी पे, या रेट हाइक कर रहे हैं तो एकदम से कुछ इफेक्ट आ जाएगा इकोनॉमी पे। एकदम से जो इफेक्ट आता है वो सिर्फ आपके लोन के ईएमआई पर आता है। लेकिन इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी को आप ऐसे समझिए कि एक ट्रेन है, अगर ट्रेन में ब्रेक लगाना हो तो काफी लंबे टाइम तक ट्रेन रुकती है, वो एकदम से नहीं रुकती है। ऐसे ही जो इकोनॉमी होती है, उस पे अगर आपको ब्रेक लगाना है या उस पे आपको किसी एक तरफ मोड़ना है तो काफी टाइम लगता है। एक इवन बेटर एग्जांपल है एक शिप का। अगर शिप समुंदर में जा रही है और उसको कहीं पे मुड़ना है तो वो बहुत धीरे धीरे मुड़ती है। तो इकोनॉमी पे हॉकिश या डोविश स्टैंस का जो इम्पैक्ट आता है, रेट कट या रेट हाइक का जो इम्पैक्ट आता है, वो भी धीरे धीरे आपको 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के बाद समझ में आता है कि क्या हुआ। और ये जो रेट पॉज करने की बात होती है, यहाँ पे आरबीआई हुआ या फेडरल रिजर्व हुआ, वो यही देखना चाहते हैं कि हम जो पिछले इतने टाइम से रेट हाइक करते आए हैं उसका अभी इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, 6 महीने पहले का अभी इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अगर अभी भी इन्फ्लेशन ऊपर ही जा रहा है तो फिर हमें फिर से रेट हाइक करना पड़ेंगे, या अगर इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है तो हो सकता है हम रेट कट करने के बारे में भी सोचें। तो ये जो पॉज होता है, ये वही शिप का डायरेक्शन देखने वाली बात होती है कि ये किस तरफ मुड़ रही है। तो मैं सिर्फ यही एक बात ऐड करना चाहता था कि ये ऐसा नहीं होता है कि रेट हाइक और रेट कट जैसे ही हो तो एकदम से बैस बढ़ा दिया, एकदम से वॉल्यूम बढ़ा दी तो एकदम से इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी या नीचे आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। यहाँ बिल्कुल शोएब ने बिल्कुल जैसे एक्सप्लेन किया है कि इसमें टाइम लगता है कि जैसे आज अगर आरबीआई ने या किसी फेड ने रेट कम कर दिए तो ऐसा नहीं होगा कि कल से आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करने लगेगी। उसका जो इफेक्ट होता है थोड़ा टाइम लगता है, एक दो क्वार्टर ला सकते हैं, या आपको पूरा इफेक्ट देखना है तो 2 से 3 क्वार्टर भी रख सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जिसमें ये इन्होंने बताया है कि ग्रोथ जो दुनिया भर की जो बड़ी जो कंट्री है जो G10 है या इमर्जिंग कंट्रीज है, उसमें पिछले साल किस तरह की ग्रोथ रही थी, यानी जीडीपी कितनी रही थी, इस साल कितनी रहेगी, और आने वाले जो अगला साल है 2024 में क्या रहेगी, और वहाँ पे इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन है। कि पिछले साल कितना रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, इस साल कितना रह सकता है, और आगे आने वाले अगले साल 2024 में क्या रहेगा। तो ये सबसे पहले G10 कंट्री की उन्होंने बात की गई है। G10 कंट्री वो कंट्री होती है जो जिसको हम बोलते हैं विकसित देश जिनको बोलते हैं, जिसमें अमेरिका आता है, यूरोपियन यूनियन के देश आते हैं, जापान आता है, यूके आता है। इसमें देखें, अगर हम देखें कि 2023 का जो उसमें आंकड़ा है, खासतौर पर यूएस का जो आंकड़ा देखें, इसमें ये दिखाया गया है कि एक जो मैं ग्रोथ स्लोडाउन की बात कर रहा था वो आपको दिखेगी। अगर हम 2022 का Q1 का क्वार्टर देखते हैं, वहाँ पे जीडीपी रेट 3.7 थी, उसके बाद 1.8 हुई Q2 में 2022 में, Q3 में 1.9 आ गए, और Q4 का जो ये एस्टिमेट फिगर है, एक्चुअल फिगर भी आ चुका है, इनके जो एस्टिमेट फिगर इसमें जो लिखा है वो है 0.9% है। उसके बाद Q1 का जीडीपी का जो फिगर है 1.6 1.7। फिर वापस से में जो 2023 का जो थर्ड क्वार्टर है उसमें एस्टीमेट लगाया गया है कि 0.9%, 0.4%। यानी कि जो मैंने जैसे बताया कि पिछले एक डेढ़ साल में यूएस की जो फेड है, जो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, उसने लगातार रेट इंक्रीज किए, लगभग 5% रेट इंक्रीज की है। तो उसका असर ये देखने को मिलेगा, जो यूएस की जो Q3 की जीडीपी है वो 0.9%, 0.4%, और क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर है Q4 का, वहां पे भी कम 0.4 0.7 हो सकती है, यानी ग्रोथ स्लो डाउन हो सकता है। रिसेशन इसको नहीं कहेगी, रिसेशन एक अलग टेक्निकल टर्म होती है। इसमें एक ग्रोथ स्लो डाउन देखने को मिल सकता है जो लगातार रेट हाइक हुए हैं। अगर वहां पे हम इन्फ्लेशन देखें तो पिछले साल वहां पे लगभग 8 से 7% इन्फ्लेशन चल रहा था, जो रेट हाइक की वजह से अब धीरे धीरे 5.8, 4.1, 3.1, 2.5 तक एस्टिमेट किया गया है। जो कि अभी भी अगर हम देखें आज जो क्यू 2023 का Q1 है, वहाँ पे 5.8% का एक एस्टिमेट लगाया गया है। जो कि वहाँ का जो एक जो मैंने बताया कि हर एक सेंटर बैंक एक टारगेट सेट करती है कि इन्फ्लेशन इतना होना चाहिए।
जो यूएस का टारगेट है वो 2% है, उससे भी काफी ज्यादा है। अगर यही सिचुएशन रही तो धीरे धीरे हो सकता है कि 2024 में जो वहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है 2% के आसपास ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन पहुंचे। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो ये जीडीपी फिगर दिखाए गए हैं, जैसे 2022 की बात करें तो हमारी Q1 में 4% थी, उसके बाद Q2 में 13.1%, Q3 में 6.2%, Q4 में 2022 के एस्टिमेट दिखाया गया 4.5%, और 2023 का जो फर्स्ट क्वार्टर में इनका मॉर्गन एस्टिमेट था वो 6.1 था, उसके बाद एक्चुअल फिगर आ चुकी है जो 7.2 था। अब आगे जाके देखें तो आगे भी इसमें देखें तो हमारी भी थोड़ा सा ग्रोथ स्लो डाउन दिख रही है। Q2 में 6.9%, Q3 में 6.9, 6.4%, और जो Q4 है उसमें 4.9% रह सकती है। हमारे इन्फ्लेशन देखें, जो कि हमारा टारगेट है जो रिजर्व बैंक का, वो 4% के आसपास है। अभी हमारा लगभग 4% के आसपास आ चुका है। पर ये हो सकता है कि जो हमारा Q2 में तो 4% इसमें दिखाया गया एस्टिमेट 4.6% रहे। जो थर्ड क्वार्टर है इस ईयर का, उसमें 5.5%, 5.5% जा सकता है। यानी थोड़ा सा इन्फ्लेशन हायर साइड पे रहेगा। जो आरबीआई का टारगेट 4%, बट इन रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले 2-3 क्वार्टर में हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 5% के ऊपर ही रहेगा। तो अ, एक एक ये जो जैसे हमने स्टार्टिंग मैंने कहा कि सभी इकोनॉमी की हम बात करें, स्टार्ट में आप सभी इकोनॉमी की देख सकते हैं, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, ब्राजील हो, या G10 कंट्रीज हो, सभी में देखने को मिला है कि पिछले साल इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था जिस वजह से रेट हाइक की गए। उस वजह से वहां पे इकोनॉमी में एक ग्रोथ स्लो डाउन आया। अब ये सिचुएशन आगे भी रह सकती है। हर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो क्या सोचती है कि उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है या ग्रोथ को बढ़ाना है। उस कंट्री के लिए क्या ठीक बेटर रहेगा कि एक थोड़ा सा हायर साइड पे इन्फ्लेशन एक हम मैनेज कर सकते हैं और हम ग्रोथ को बढ़ाए, या हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है चाहे हम कम ग्रोथ से बढ़ाए। ठीक है, यहीं पे जीडीपी वाले जीडीपी वाला जो टेबल का सेक्शन है उसको लेके मैं एक बात फिर से यही रिपीट करना चाहूँगा कि परसेंटेज और एब्सोल्यूट्स में डिफरेंस होता है। चाइना की इकोनॉमी अगर 5% से ग्रो होती है तो उनके जीडीपी में $1 ट्रिलियन ऐड हो जाते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन ऐड करना हो तो हमें 25% से ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीडीपी का साइज अराउंड 4 ट्रिलियन है, चाइना की जीडीपी का साइज अराउंड 20 ट्रिलियन है। तो एक ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम परसेंटेजेस टू परसेंटेजेस कंपेयर करें कि एब्सोल्यूट्स भी मैटर करते हैं इस केस में। और सेकेंडली, जो सेकेंड टेबल है सीपीआई वाला, उसमें एक कंट्री है जो यहाँ पे खुश होगी, दैट इज जापान। क्योंकि जापान में हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन होता ही नहीं था, और इन्फ्लेशन नहीं होता था तो एक एक टर्म यूज की जाती है स्टैगफ्लेशन, के स्टैगनेंट है, कोई इन्फ्लेशन ही नहीं है, और उसकी वजह से इकोनॉमी में ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो थोड़ा बहुत जितना भी इन्फ्लेशन जापान को मिले वो उनके लिए एक्चुअली एक खुशी की बात है। ठीक है, तो इससे पहले इस वीडियो को क्लोज करें, अभिषेक, ओवरऑल आपको क्या लगता है एक 2024 या रिमाइंडर ऑफ 2023 कैसा रहने वाला है? अ, देखिए, जो भी पिछला जो क्वार्टर गया है, हम अगर इंडिया की बात करें या पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ मैं इंडिया की बात करता हूँ। अ, अगर आप जैसे हमने जो हमारा लास्ट जो हमने एपिसोड किया था कि इंडिया की जीडीपी कैसी रही, तो उसमें हमने देखा था कि जो जो हमारा Q3 का जो रिजल्ट आया, Q4 का जो हमारा फाइनेंशियल Q4 का जनवरी से मार्च तक का जो जीडीपी का आंकड़ा, जो फिगर था वो काफी अच्छा था एक्सपेक्टेशन से। बट अब चैलेंजिंग टाइम चालू हो रहा है कि जैसे हमने देखा आरबीआई ने रेट बढ़ाए है, तो हम इस ग्रोथ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने लास्ट ईयर ठीक ठाक ग्रोथ की है, हमारा बेस एक अच्छा हो गया है। इस बेस पे हम कैसे ग्रोथ करेंगे वो एक चैलेंजिंग रहेगा। दूसरा, यूएस की बात करूं तो यूएस में काफी टाइम से बोला जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, वहाँ पे रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, हम पिछले 3-4 महीने से सुन रहे हैं। वहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन आया, पर अभी भी जो टेक्निकली रिसेशन होता है वो नहीं आया है। तो वो बताता है कि अमेरिका की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है हिस्टोरिकली करी। यानी आप देखें पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा रेट हाइक हुए पिछले 1-1.5 सालों में, 5% के करीब रेट हाइक हुए हैं। तब भी उनकी इकोनॉमी एक तरह से बोले कि डटी हुई है। ग्रोथ बहुत ही कम हो गई है, पर टेक्निकल रिसेशन नहीं आया है। ये भी देखना होगा कि अब आने वाले समय में यूएस कैसा परफॉर्म करता है।
कि वहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल आता है, ग्रोथ होती कि नहीं होती है। क्योंकि अमेरिका की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी कनेक्टेड है, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि अगर अमेरिका अच्छा करता है तो बाकी इकोनॉमी भी, दूसरे देशों की इकोनॉमी भी अच्छा करती है। तो अगर दूसरे देशों की इकोनॉमी अच्छा करे, इसलिए है कि अमेरिका की भी इकोनॉमी अच्छा करे। तो ये देखना होगा कि वहाँ की फेड क्या अप्रोच अपनाती है, किस तरह का वो रेट हाइक करेगी या रेट पॉज करेगी। ये एक आने वाला जो है आप चैलेंजिंग टाइम है। कई एक्सपर्ट भी यही बोल रहे हैं, अगर आप उनके आर्टिकल्स पढ़े, उनके इंटरव्यू सुने, तो उनका यही कहना है कि जो 2022 का काफी अच्छा टाइम था, आने वाला 2023 2024 चैलेंजिंग टाइम है। ये 2022 एक टफ टाइम रहेगा ये देखने के लिए कि देश किस तरह की ग्रोथ, हर देश की कंट्री किस तरह की इकोनॉमी किस तरह से ग्रो करती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक की बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि 2023 एक्चुअली स्टार्टिंग से ही ये कहा जा रहा था कि भाई 2023 तो रिसेशन का साल होने वाला है। और रिसेशन, जैसा अभिषेक ने भी पॉइंट आउट किया है, एक टेक्निकल टर्म है। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव जीडीपी आपके नंबर नेगेटिव में आते हैं तो यू आर इन ए रिसेशन। पिछले दो क्वार्टर के नंबर्स यूएसए के नेगेटिव नहीं आए हैं, तो वो लोग रिसेशन में नहीं है। और यही इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे काफी बात ये हो रही थी 2023 में कि स्टार्टिंग में ही कि ये रिसेशन का साल है। आधा साल निकल चुका है रिसेशन का, अभी तक तो कोई अता पता है नहीं आगे। लेकिन जैसा अभिषेक ने कहा कि चैलेंजिंग टाइम्स अहेड, ये सेकंड इनिंग्स है एक तरह से कहा जाए तो लेट्स सी दुनिया भर के फेडरल रिजर्व बैंक्स, आरबीआई क्या डिसीजन लेते हैं, कि हॉकिश स्टैंस अपनाते हैं या एक डविश स्टैंस अपनाते हैं। इस बार के एपिसोड में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।